नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9th क्लास की पुस्तक है उसमें स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आज नगरीय स्थानीय स्वशासन हम पढ़ने वाले हैं। तो आज इसमें आगे पढ़ेंगे। और देखिए, जो रीट के विद्यार्थी हैं, जो रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बार फिर से मैं और कहना चाहूंगा कि वो जबरदस्त तरीके से सीरियस हो जाएं और बहुत भयंकर सीरियस हो जाएं। क्योंकि अब जो है, अब एग्जाम आपके ऊपर ही उड़ रहे हैं। जैसे आप जमीन पे खड़े हैं तो ये बादल जो हैं ऊपर, ये बादल अब किसके हैं? ये रीट के बादल हैं और कभी भी वर्षा आप पे हो सकती है। तो आप पहले से तैयार होने चाहिए कि आप जो है उस चीज से अपने आप को तैयार रखो उसके लिए। और ये जो अवसर है, आप जानते हैं एग्जाम कोई डेली तो होते नहीं है। ऐसा भी नहीं कि हर साल एग्जाम होते हैं। दो दो तीन तीन चार चार साल में एक बार कोई भर्ती परीक्षा होती है। तो उसके लिए सबसे बड़ा यही है कि आप पहले से अपना तैयार रखो। हालांकि यहाँ जो विद्यार्थी लगातार जुड़े हैं वो पिछले एक साल से तैयारी कर रहे हैं वो। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो तैयारी भी उनकी बहुत स्ट्रांग और अच्छी तैयारी है, जिसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ऐसी तैयारी है। और पहले अगर आप सीरियस नहीं भी थे तो भी ये जो समय है, इस समय तो आपको सीरियस होना ही चाहिए। चाहे जीवन में दोबारा कभी सीरियस मत होना, या चाहे पहले कभी नहीं हुए, लेकिन ये जो समय है ये तो बहुत जबरदस्त सीरियस होने वाला है। तो अच्छे से गंभीरतापूर्ण तैयारी करें इसकी। नगरीय स्थानीय स्वशासन। अच्छा, इससे पहले जो इससे लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लूनी की वो सहायक नदी कौन सी है जो अरावली से नहीं निकलती। तो उसका सही उत्तर था जोजड़ी। और वो सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था उसका। नेक्स्ट भी आपसे एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, राजस्थान ज्योग्राफी का, कि सेई परियोजना का संबंध किससे है? सेई परियोजना का संबंध किससे है? इसका उद्देश्य क्या है? इसको बनाने का है कहां पर ये? तो इसके बारे में बताइएगा। तो आज आगे पढ़ते हैं। नगरीय स्थानीय स्वशासन संसद द्वारा 1992 में पारित एवं 1 जून 1993 से लागू 74 संविधान संशोधन द्वारा देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। राजस्थान राज्य ने भी 74 यानी 74 वे संविधान संशोधन की मूल भावना और विशेषताओं को पहले से प्रचलित राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की विभिन्न धाराओं में आवश्यक संशोधन करके 1994 में परिमार्जित और संशोधित रूप से लागू कर दिया गया। तो पहले तो ये 1959 का अधिनियम था, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। फिर जब संविधान में इसको स्थान दे दिया गया तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। वर्तमान में नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से शासित है। वर्तमान में राजस्थान में 7 नगर निगम, 34 नगर परिषद और 146 नगर पालिकाएं हैं। अब ये देखिए चेंज होती रहती है, तो ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है। अभी जितनी वर्तमान में है करंट में, वो आप देख लीजिएगा, नहीं तो कभी करंट आएगा एग्जाम से रिलेटेड तो उससे संबंधित बताएंगे। समय समय पर संशोधित इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य में कार्यरत नगरीय स्वशासन संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले है नगर निगम। नगर निगम जो है वो सर्वोच्च शहरी निकाय है। जैसे स्थानीय स्वशासन के अंदर सबसे सर्वोच्च निकाय कौन सा था? जिला परिषद। निकाय माने संस्था, तो जिला परिषद स्थानीय स्वशासन में सबसे सर्वोच्च निकाय है। तो वैसे ही नगरीय स्वशासन में सबसे बड़ा जो निकाय कौन सा है? नगर निगम। राजस्थान में 74वें संविधान संशोधन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रत्येक 72 नगरीय क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो में नगर निगम की स्थापना की जाती है। वर्तमान में राजस्थान के सभी 7 संभाग मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर में नगर निगम गठित किया गया है। संगठनात्मक दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा नगर निगम है। नगर निगम एक निगमित निकाय है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है, वही निगमित निकाय। उसकी एक सामान्य मुहर होती है, वह निगमित नाम से वाद चला सकता है। नगर निगम का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। नगर निगम के आंतरिक संगठन के अंतर्गत परिषद, महापौर, उप महापौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निगम आयुक्त तथा समितियां होती है। राज्य सरकार नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्रों में विभक्त करती है। इन प्रादेशिक क्षेत्र को वार्ड कहा जाता है।
वार्डों के कुल स्थानों में से एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात में व महिलाओं के लिए वही सेम चीजें रिपीट है। वो प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वैश्विक मताधिकार के आधार पर, बस नाम बदल रहे हैं, बाकी सिस्टम वही चल रहा है जो स्थानीय स्वशासन वाला था। और 74वें संविधान संशोधन के बाद नगर निगम के अब तक 5 बार चुनाव संपन्न हुए हैं। तो इसमें यह देखिएगा जो यहां कौन होता है, महापौर और उप महापौर। तो ये सबका हेड कौन होता है वो आपको पता होना चाहिए। महापौर, उप महापौर नगर निगम के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को जो क्रमशः महापौर और उप महापौर कहा जाता है। देखिए ये बेसिक सी चीजें हैं और ये आपको पता होनी चाहिए, और एग्जामिनर इन्हीं में ही आपको उलझा देता है। मैं भी यहाँ कई बार आपको क्वेश्चन देता हूं तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दो, चीजें वही रहती है, मैटर भी वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसको पूछने का जो उसका तरीका है वो बदल दिया, ऑप्शन थोड़े से इस तरह से दे दिए, तो इतने में ही विद्यार्थी उसमें कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत कर देता है। आपको चीज फिक्स याद होनी चाहिए, उस पे फिक्स रहो आप, तो फिर आप उस क्वेश्चन के बल पे आप, जैसे वो होता है ना कि जैसे वो गाय भैंस किसके बंधी होती है, खूंटे के, तो गाय भैंस कितनी भी बार जो है भाग ले वो खूंटा अपनी जगह फिक्स है। तो आपको उस खूंटे की तरह आपको जो कुछ चीजें फिक्स है वो अच्छे से याद होनी चाहिए दिमाग में 24 घंटा, जैसे आपका नाम याद है, फिर वो आपको इन क्वेश्चनों में उलझा नहीं पाएगा वो। अब जैसे नगर निगम का जो हेड है उसको क्या कहते हैं, महापौर, और एक उप महापौर होता है, यानी अध्यक्ष कहलाता है महापौर और उपाध्यक्ष कहलाता है उप महापौर। बाकी जैसे जिला परिषद में कौन कहलाता है, पंचायत समिति में कौन होता है, और जो ग्राम पंचायत वहां कौन होता है। तो ये सब चीजें आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और बाकी आप इतनी चीजें हमने पढ़ी, आप इनमें ये देखो एक कितनी चीज जो समानता है कि केवल नाम बदल रहे हैं। ये प्रादेशिक क्षेत्र यहां वार्ड कहलाएगा, वही सिस्टम है, जनसंख्या का अनुपात जो भी होगा ये वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगा। और ये जैसे सब में जो अधिकारी वगैरह होते हैं, कहीं बड़ा अधिकारी होगा कहीं छोटा होगा, तो सेम वो चीजें वही सिस्टम है। इनका कार्यकाल भी 5 साल है। नगर निगम के सदस्य अपनों में से ही एक को महापौर और एक को उप महापौर निर्वाचित करते हैं। महापौर और उप महापौर के पदों में भी आरक्षण की व्यवस्था रहती है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नगर का प्रथम नागरिक होता है। यह आ गया क्वेश्चन आपके। अब जैसे आपसे पूछेगा कि देश का प्रथम व्यक्ति किसे माना गया है, तो देश का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। तो वैसे ही नगर का प्रथम नागरिक कौन माना जाता है, महापौर माना जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मृत्यु, पद त्याग अथवा सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण पद समय से पूर्व भी रिक्त हो सकता है। पद रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए निगम के सदस्य अपने में से ही पुनः महापौर अथवा उप महापौर निर्वाचित कर लेते हैं। तो पद रिक्त हो जाए तो वह अपने में से ही एक को फिर से वो बना देंगे मॉनिटर, जो कि महापौर या उप महापौर जो भी उनको बनाना है। महापौर नगम निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। महापौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी से नगम निगम से संबंधित कोई प्रतिवेदन अथवा जानकारी प्राप्त कर सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी से, ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाले ये पद होते हैं प्रशासनिक पद। महापौर की अनुपस्थिति में उप महापौर द्वारा सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। राज्य सरकार की ओर से नगर निगम में एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी एवं सहयोग के लिए आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी निगम की परिषद और उसकी स्थायी समितियों की बैठकों में हिस्सा ले सकता है। निगम के अभिलेख, दस्तावेज और बजट उसकी देखरेख में तैयार होता है। तो ये कुछ काम है, और कई बार इनमें जो है आपस में भी बहुत ज्यादा विवाद हो जाते हैं। कई बार बैठता नहीं आपस में मामला, तो जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और इधर ये महापौर होते हैं, तो इनके बीच में कई बार विवाद, यहां तो बहुत बार होता है जयपुर में, कई बार आता है महापौर और जो अधिकारी है उनके बीच में विवाद, तो ऐसी स्थितियां भी बन जाती है। यह परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों, निर्मित कानूनों और स्वीकृत नियमों और उप नियमों को व्यवहार में क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। इनको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, अधिकारी। निगम के समस्त अधिकारी और कर्मचारी उसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं।
नगर निगम के कार्य को सुगम तरीके से चलाने के लिए अधिनियम में विभिन्न समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। यहां भी कई समितियां बनी है। कार्यपालक समिति, तो एक कार्यपालक समिति होती है जिसका गठन किससे होगा? महापौर, उप महापौर, परिषद में विपक्ष का नेता, परिषद द्वारा निर्वाचित 7 सदस्य जिनमें से 2 महिलाएं हो, और मुख्य कार्यपालिक अधिकारी है वो पदेन सचिव होगा। तो पदेन सचिव का मतलब उस समय जो भी पद पर होगा वो सचिव होगा, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी जो होगा, जो भी उस समय मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होगा। जैसे आज कोई कार्यपालिक अधिकारी है यहाँ पे और कल को उसका दूसरी जगह हो गया, दूसरी जगह ट्रांसफर, तो जो आएगा तो वो बन जाएगा उसकी जगह। तो ये होते हैं महापौर, उप महापौर, विपक्ष का नेता और परिषद द्वारा निर्वाचित 7 सदस्य। इसके अलावा वित्त समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, भवन निर्माण कार्य समिति, नियम और उपविधि समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, अपराधों का शमन और समझौता समिति आदि का गठन किया जाता है। इन समितियों के अतिरिक्त भी आवश्यकता होने पर अन्य समितियां गठित की जा सकती हैं। तो ये समितियां हैं, कार्य हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे वो समितियों का जैसे नाम वगैरह है वो ये चीजें इस तरह से नहीं पूछता, ये तो आपकी एक समझ के लिए है। क्वेश्चन वो आपसे यही पूछेगा कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष क्या कहलाता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनको हटाया कैसे जा सकता है, कितने सदस्य कहेंगे तो ये हट जाएगा, या जैसे इसमें मुख्य कार्यपालिक अधिकारी की जो है भूमिका क्या होती है, या कार्यपालिक समिति जो है वो। तो बस इतना ही, इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे और इसी हिसाब से वो पूछेगा। ये बाकी ऐसा नहीं है कि वो आपकी समितियों का नाम पूछेगा कि बताओ कौन कौन सी समिति होती है। तो ये क्वेश्चन में से सार जो है वो निकलता है थोड़ा सा, बाकी मैटर खूब दिया है इन्होंने। फिर आता है नगर निगम के कार्य। सामान्यतः 3 कार्यों को संपन्न करता है: अनिवार्य, ऐच्छिक और विशेष। अनिवार्य वो होते हैं जो 100% करने ही करने हैं। ऐच्छिक वो होते हैं जो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। और विशेष फिर ये तीसरी कैटेगरी है। अनिवार्य कार्य में निगम द्वारा आवश्यक रूप से किया जाने वाला कार्य सम्मिलित है, जैसे शुद्ध जल का प्रबंध करना, सार्वजनिक विद्युत का प्रबंध, यह आपसे परीक्षा में पूछ सकता है वो, नालियों और शौचालयों का निर्माण। ये कभी भी आप देख लेना सिटी के अंदर, जैसे जयपुर में कभी भी पानी इकट्ठा हो गया, नालियों वगैरह हुई, पानी जो है ये सड़कें वगैरह फूट गई, पानी पानी हो गया पूरे नगर में, गंदे जो पानी होता है नगर का उसके निकलने की व्यवस्था नहीं है, मेन जो सड़कें हैं वहां पर वो पानी भरा हुआ है, तो हमेशा नगर निगम की आलोचना होती है कि देखिए इनकी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। तो ये इनके अनिवार्य कार्य हैं। सार्वजनिक मार्गों का निर्माण करना, रख रखाव, ये जैसे नामकरण, गंदगी व कूड़े करकट की सफाई, ये जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा, शमशानों का प्रबंध और नियमन, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, खतरनाक भवनों को निरापद करना बनाना, खतरनाक व्यापार पर नियंत्रण, निगम संपत्ति की देखरेख, खाद्य पदार्थों और भोजनालयों का नियमन और नियंत्रण तथा वार्षिक प्रतिवेदनों का प्रकाशन। तो ये जो कार्य होते हैं ये इनके अनिवार्य कार्य हैं कि ये नगर निगम को करने ही पड़ेंगे। तो ये मेन पॉइंट हैं। तो ये आपके परीक्षा में सब महत्वपूर्ण है। वह आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से नगर निगम का कौन सा कार्य है, तो वो दे देगा शुद्ध जल का प्रबंध, नालियों शौचालयों का निर्माण, या जैसे खतरनाक व्यापार पर नियंत्रण, और डी दे देगा उपरोक्त सभी। तो वो सभी सही हो जाएंगे इसमें। ऐच्छिक कार्य में वे कार्य सम्मिलित हैं जो निगम अपने संसाधनों की, अच्छा एक ये ऊपर वर्ड ये निरापद है, ये कहीं ऐसा नहीं हो आप इसमें कंफ्यूज हो कि निरापद क्या होता है। निरापद का मतलब होता है, आप देखिए खतरनाक भवनों को निरापद, निरापद का मतलब है उस हानिकारकता से हटाना, उनको सेफ बनाना, सुरक्षित बनाना। खतरनाक भवन है तो उसको इस तरह से वापस किया जाए कि वो सही है। जैसे मान लीजिए कोई सार्वजनिक बिल्डिंग है और उसमें बीच में दीवारों के बीच में इस तरह से छेद हो रहे हैं, यूं लग रहा है कि बड़ी जर्जर हालत में है, तो उसमें नीचे जो लोग काम करते हैं तो उनकी जान को खतरा है कि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। तो उस ऐसे खतरनाक भवनों को जो नाम निकालना कि कौन कौन से हैं इस तरह से, और उन खतरनाक भवनों की लिस्ट बना के उनको निरापद यानी सेफ बनाना। तो सेफ बनाने के अंदर उस बिल्डिंग को सही भी किया जा सकता है और उसको गिरा करके नया भवन भी बनाया जा सकता है।
तो ये सब इनके काम है। ऐच्छिक कार्य में वे कार्य सम्मिलित हैं जो निगम अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करवाता है, जैसे सार्वजनिक पार्क है, पुस्तकालय, रंगमंच, अखाड़ा इत्यादि का निर्माण और रख रखाव, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन। अभी अभी देखिए, अभी आने वाला है दशहरा। तो ये इनका आयोजन होता है दशहरे पे। ये जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनके जो बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं, तो ये जो है नगर निगम का कार्य होता है कि नगर निगम ये आयोजन करवाता है। बड़े बड़े जो मैदान होते हैं वहां पर इस तरह से छायादार वृक्षों का रोपण और देखभाल देखभाल है ये, गरीबों और अपाहिजों की सहायता, सार्वजनिक स्थानों पर संगीत का प्रबंध आदि। तो विशेष कार्य जो आपात स्थितियों से उत्पन्न होते हैं उन्हें पूरा करना भी नगर निगम का दायित्व है, जैसे अकाल की स्थिति में अकाल राहत कार्य और महामारी के समय बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय करना। तो ये ऐच्छिक कार्य हैं, उनके पास क्या संसाधन है उस पर डिपेंड करता है, और इसके लिए उनको कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा जा सकता या उनको बाउंड नहीं किया जा सकता, पाबंद नहीं किया जा सकता कि आपको ये कार्य करना ही करना है। ये उनकी इच्छा पर डिपेंड होता है, लेकिन ये अनिवार्य है। अब जैसे मान लीजिए आपको अगर छींक आती है तो छींक पर आपका बस नहीं है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो दौड़ रहा है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। वो अनिवार्य क्रियाएं हैं। नींद आना वो अनिवार्य क्रियाएं हैं कि हाँ आपको आएगी ही आएगी, सोना ही पड़ेगा। छींक आना, आंखों की जो पलकें हैं उनका झपकना सारे दिन, ये अनिवार्य क्रियाएं हैं। एक होती है ऐच्छिक, जैसे पढ़ाई करना, ये ऐच्छिक है। आपका मन करेगा तो आप पढ़ोगे, आपका मन नहीं करे तो आप चाहे 1 महीना मत पढ़ो, 1 साल मत पढ़ो, ये आपकी इच्छा पर है। ये ऐच्छिक कार्य है, और जो ऐच्छिक कार्य होते हैं उन पर आपका नियंत्रण होता है। तो इसलिए बाकी जैसे रंगमंच वगैरह होते हैं, अखाड़े वगैरह, अखाड़े होने चाहिए। राजस्थान में वैसे बहुत अखाड़े ना के बराबर ही हैं। राजस्थान के अंदर अखाड़े जो है होने चाहिए, गांव में, शहरों में, हर जगह होने चाहिए ये। जैसे जो दूसरा राज्य है हरियाणा, तो हरियाणा में गांव गांव में अखाड़े हैं, गांव गांव के अंदर, और वो डेली उनका एक डेली का जैसे रूटीन होता है उस तरीके से है कि डेली हमें जाकर के वहां कुश्ती करनी है। वो उनके जीवन का पार्ट है, जीवन का भाग है। कोई मिशन की तरह नहीं है कि नहीं नहीं कुश्ती जाएंगे तो 100% मेडल लेने के लिए सीखेंगे, वो उनके जीवन का पार्ट है। तो वैसे राजस्थान के अंदर भी मेरा ये मानना है कि यहाँ अखाड़े होने चाहिए। सारे दिन फोन छेड़ने से अच्छा है कि 2 घंटे जो है वो कम से कम कुश्ती सीख लो कोई। नगर परिषद, अच्छा ये ऊपर है कि नगर निगम अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक निर्वाह के लिए विभिन्न कर लगाकर आय जुटाता है। संपत्ति कर है, पशु कर, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, भूमि या भवन के वार्षिक किराया मूल्य पर कर। अब जैसे ये सार्वजनिक भवन होते हैं और शादी ब्याह में लोग उनको किराए पर लेते हैं, तो वो किराया वगैरह उनका फिक्स होता है, कितना किसके पास जाएगा, नगर निगम के पास। तो जो सार्वजनिक संस्थान होते हैं वहां कोई भी अगर दुकान भी लगाता है, जैसे मेले वगैरह का आयोजन किया, अब वहां जो भी शॉपकीपर आएंगे अपना सामान बेचने के लिए, तो उनको भी किराया देना पड़ेगा इनको। तो वार्षिक किराया मूल्य पर कर इत्यादि विभिन्न कर नगर निगम अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत अधिरोपित करता है। करों के अलावा नगर निगम को अतिरिक्त फीस आदि से भी आय प्राप्त होती है, जैसे संपत्ति हस्तांतरण पर ली जाने वाली फीस। निगम को इन दोनों सोर्स के अलावा राज्य सरकार से निश्चित अनुदान भी प्राप्त होता है। तो ये इतनी चीजें हैं नगर निगम के जो कार्य हैं। अब देखिए वो आपसे कई तरह के क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, निम्नलिखित में से नगर निगम के कौन से अधिकार क्षेत्र में है कर लगाने का अधिकार। ये भी आपसे पूछ सकता है। अब कितना अच्छा ऑप्शन है, तो ये कर लगाने का अधिकार भी है, लेकिन इन चीजों पे। तो इसमें से कोई भी और इसमें से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा किसी भी तरीके से। जो मैटर जो है कंटेंट, कंटेंट से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर है ही नहीं। ये पूरा एक्ट ही दे दिया इन्होंने, पूरा एक्ट छापा है हिंदी में ट्रांसलेट करके। हिंदी में जो अनुवाद आता है इस एक्ट का, वो पूरा एक्ट है ये। तो ये नगर निगम हो गया।
अब इसके बाद में देखिए नगर परिषद। नगरीय स्वशासन की दूसरी महत्वपूर्ण इकाई है नगर परिषद। राजस्थान में 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या वाले लघुतरीय नगरीय क्षेत्रों में नगर परिषद का गठन राज्य सरकार कर सकती है। नगर परिषद विधिक दृष्टि से एक वैधानिक निकाय होता है जिसकी सार्वजनिक मुहर शाश्वत उत्तराधिकार, अपने नाम से संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है और इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है और वह भी दूसरों पर मुकदमा चला सकती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। एक वैधानिक निकाय, क्योंकि सरकार इनका निर्माण करती है तो एक वैधानिक बॉडी होती है और जिसका अपना मुहर होता है, स्वयं का उत्तराधिकार, शाश्वत उत्तराधिकार, अपने नाम से संपत्ति को खरीद सकती है, बेच सकती है, इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, वह भी दूसरों पर मुकदमा चला सकती है। अब नगर परिषद ने मान लीजिए किसी की संपत्ति है, कहीं है किसी की प्राइवेट, नगर परिषद ने कह दिया कि नहीं, ये तो जो संपत्ति है ये सरकार की है, और नगर परिषद ने अपनी ओर से उस संपत्ति को अधिग्रहण करते हुए और अपनी पावर का प्रयोग करते हुए किसी को बेच दिया, तो वो व्यक्ति इस नगर परिषद के विरुद्ध जो है वो मुकदमा दायर कर सकता है। देखिए, संपत्ति का दरअसल लॉ के अंदर एक किताब आती है, कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वहां जैसे किस ये इससे संबंधित चीजें होती हैं कि व्यक्ति किसे माना गया है। एक टर्म आती है कि व्यक्ति कौन है। तो व्यक्ति में केवल आदमी औरत नहीं है कि आप देखो कि अच्छा ये आदमी, अच्छा व्यक्ति तो वैसे भी कैसा वर्ड है जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, ये टर्म है व्यक्ति। लेकिन केवल मेल फीमेल ही नहीं, ये नगर परिषद जैसी संस्थाएं जो हैं इनको भी व्यक्ति माना गया है कि ये भी संस्थाएं भी जीवित है, एक मनुष्य की तरह जीवित संस्थाएं हैं। तो वो जब लॉ के अंदर आती है चीजें, वो इनको भी एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए नगर परिषद पर मुकदमा चलाया जाता है और ये भी किसी पर चला सकती है। वर्तमान में राजस्थान में 34 नगर परिषद, किशनगढ़, ब्यावर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, चूरू, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, ये जो जिले हैं तो और जो स्थान है इनमें जिलों के अंदर, जैसे ये बालोतरा हो गया, बाड़मेर में, ये सुजानगढ़ है, ये भिवाड़ी, हिंडौन, मकराना, गंगापुर सिटीर, तो इनमें ये जो स्थान है इनमें यहाँ पर नगर परिषद हैं। नगर परिषद में एक निर्वाचित परिषद होती है। नगर परिषद क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर विभक्त कर दिया गया है जिसे वार्ड कहते हैं। वार्ड से निर्वाचित सदस्य पार्षद कहे जाते हैं। वार्डों की संख्या का निर्धारण समय समय पर अधिसूचना जारी करके किया जाता है। इनका जो निर्वाचन है प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार का चुनाव होता है गुप्त मतदान से। जैसे पार्षद के चुनाव कहते हैं, पार्षद के चुनाव, पार्षद के चुनाव, वो चुनाव है किसके? नगर परिषद के। नगर परिषद के अंदर अब होता है पार्षद, जो एक पोस्ट है। अब इस पार्षद के चुनाव होते हैं। तो अब आजकल भी कई जगह आ रहा है पार्षद के चुनाव वगैरह हैं। वैसे जब ये सरपंच के, ये पार्षद के चुनाव आते हैं, पता नहीं क्या लोगों में शौक है, जिसने जिंदगी में घर से बाहर भी कदम नहीं रखा होगा, जिसको कुछ भी नहीं पता होगा, वो भी कह देगा कि चलो मैं सोच रहा हूं चुनाव लड़ लूं मैं। कई लोग मैंने देख लिए ऐसे, और कोई जानकारी नहीं इसकी, या जैसे मान लो तैयारी कर रहा है रीट की, अब बीच में पार्षद के चुनाव आ गए तो पता नहीं क्या शौक चढ़ता है कि मैं सोच रहा हूँ पार्षद का चुनाव लड़ लूं मैं एक बार। तो रीट जैसी नौकरी पूरी लाइफ टाइम की सर्विस है। ये तो जैसे आप मान लीजिए आपकी पूरी तरह से आप फ्री हैं कि नहीं, आपको एग्जाम देना ही नहीं है, तो फिर पूरी तरह से उसमें एंट्री करो। कुछ समय के लिए यूं ही टाइम पास करने के लिए कोई देखते हैं कि क्या है, एक बार घूम लेंगे थोड़े दिन, इस तरीके से भी लोग बहुत करते हैं। तो ये जब भी इस तरह के चुनाव आते हैं, लोगों में पता नहीं क्या एक अलग सी चीज होती है कि हम भी चुनाव में खड़े होंगे, हम भी चुनाव में खड़े हो जाएंगे। वार्डों की संख्या का निर्धारण समय समय पर अधिसूचना जारी करके किया जाता है। पार्षदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार द्वारा गुप्त मतदान से होता है। संबंधित क्षेत्र के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य भी परिषद के सदस्य होते हैं। नगर परिषद के जो सदस्य होंगे उसमें लोकसभा और विधानसभा उस क्षेत्र से जो है तो वो भी इसके मेंबर हो जाएंगे। और ये आरक्षण वगैरह है ही इसमें, महिलाएं, ओबीसी, एससी, एसटी। नगर परिषद अपने कार्य संचालन के लिए कतिपय स्थायी और अस्थायी समितियों का निर्धारण करती है। तो नगर परिषद का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? सभापति। और
उपाध्यक्ष जो होता है नगर परिषद का, उसको कहते हैं उपसभापति। सभापति और उपसभापति, नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति और उपाध्यक्ष को उपसभापति के नाम से संबोधित किया जाता है। इसका चयन नगर परिषद के निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये सब चीजें वो सेम है। ये मृत्यु, उपत्याग्रह, अविश्वास प्रस्ताव और ये सब चीजें वही सारी की सारी सेम है जो आपने नगर निगम में पढ़ी। सभापति अध्यक्षता करेगा और निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी आयुक्त और अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है। तो इसमें भी ये कई पद होते हैं जो कि स्थायी पद होते हैं। फिर आता है नगर परिषद के कार्य। नगर निगम द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों जिसका उल्लेख पूर्व में नगर निगम के कार्यों में किया गया है, उन सभी अनिवार्य, ऐच्छिक और विशेष कार्य को नगर परिषदें भी निष्पादित करती रहती हैं। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत देश के सभी नगरीय निकायों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो कौन कौन से कार्य हैं जो नगर परिषद है? तो क्या क्या है? सबसे पहला है नगर आयोजना, दूसरा है भूमि का विनियमन। देखिए, आयोजना का मतलब होता है प्लानिंग, यानी कोई भी कार्य के लिए पहले से जो एक प्लान बनाया जाता है, तो नगर आयोजना, नगर में कोई भी प्लान करना हो, कोई भी आयोजन। भूमि का विनियमन यानी नियंत्रण, एक प्रकार से विनियमन का मतलब होता है नियंत्रण करना। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना। सड़कें और पुल, व्यावसायिक प्रयोजन और घरेलू उद्योग के लिए जल प्रदाय। यह लोक स्वास्थ्य और सफाई, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी और पर्यावरण संरक्षण, गंदी बस्तियों के लिए विकास, कमजोर वर्गों, मंदबुद्धि और विशेष योग्यजनों के लिए हितों का संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, उद्यान व खेल मैदान इत्यादि का विकास, दाह गृहों, विद्युत दाह गृहों इत्यादि का निर्माण और रख रखाव। ये विद्युत दाह गृह जो है, विद्युत क्या होता है, बिजली वाले जो होते हैं दाह गृह, जैसे एक तो होता है शमशान, वहां लेके जाते हैं शव को और शव को जला दिया जाता है। और एक विद्युत वाले होते हैं, तो उसमें वो ऐसे बने होते हैं बॉक्स जैसे, जैसे ये चैम्बर टाइप, उसको बाहर निकाला, उसमें से शव को रखा और इसको अंदर भेज दिया, अंदर भेजा और खत्म। तो ये कई जगह सरकार ऐसे भी करती है। विद्युत दाह गृह बने होते हैं, जैसे कोई बॉडी मिलती है या जैसे मान लीजिए कोई लावारिस हो बॉडी, तो उसको इस तरह से, तो उनका निर्माण किया जाता है, रख रखाव रखा जाता है। जन्म और मृत्यु पंजीयन, और जन्म का पंजीयन करना और मृत्यु का भी पंजीयन, तो ये भी एक जीवन का भाग है। जिसका जन्म है उसकी 100% क्या होगी, मृत्यु होगी। एक दिन सबको जाना है। सड़कों का विद्युतीकरण, ये लाइट वगैरह जलाने का, जैसे रोड पे लाइट नहीं है या लाइट मान लीजिए खराब हो गई है, तो कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में ये चीजें आती रहती हैं कि सड़कों पे जो आज यहाँ लाइट नहीं जल रही, ये जो चौराहा है इस पे लाइट जल नहीं रही है, और चोर जो हैं तो इस तरह से उनको बढ़ावा मिल रहा है कि जब लाइट नहीं जल रही। देखिए, अंधेरा जो होता है वो चोर का दोस्त होता है, और रोशनी जो होती है, लाइट, वो चोर की दुश्मन होती है। तो चोर चोरी ज्यादातर जो करेगा वो अमावस्या के आसपास करता है। और जो पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा चोर की दुश्मन मानी जाती है, क्योंकि पूर्णिमा को लाइट रहती है, हल्की हल्की रोशनी रहती है रात को भी। तो अगर वहां लाइट नहीं जल रही है, लाइट खराब है, तो जगह जगह न्यूज़पेपर में कई बार लिखा आता है कि ये लाइटें वगैरह खराब है और नगर पालिका जो ये नगर परिषद है ये बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही। या बड़ी जगह है, जयपुर जैसी जगह है, तो वहां आता है नगर निगम, कि नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही, नगर निगम देख ही नहीं रहा इनको। कई बार कंप्लेन कर दी, शिकायत कर दी। तो ये न्यूज़पेपर में चीजें सब लिखी आती है। ये गरीबी उन्मूलन, ये हो गया सड़कों का विद्युतीकरण। वाहन पार्किंग और बस स्टॉप स्टैंड इत्यादि का निर्माण। फिर है खानों का विनियमन और बुचड़ खानों का विनियमन। बुचड़ खाने वो जो पशु जो है जिनको काटा जाता है पशुओं को, जहां पर वो बुचड़ खाने कहलाते हैं। तो ये नगर निगम और नगर परिषद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे, और आप इनको बार बार अच्छे से पढ़िए। आपका इनमें से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इन्हीं में से ही आएगा, क्योंकि यहां इन्होंने सब कुछ दे दिया है।
तो इससे बाहर नहीं है, इन्हीं को बार बार आप पढ़ें। इसके बाद में नगर परिषद वाला जो है वो और बचा है, तो वो आपका नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर एक इस बुक के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर है जो है वैदेशिक संबंध, तो वो कोई आपका इसके लिए इतना कोई उपयोगी आपके लिए है नहीं। तो उसमें फिर जो 10th क्लास की पुस्तक है उसमें 3 चैप्टर हैं 10th क्लास में, जो जैसे राज्य सरकार वगैरह, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर हम उसको शुरू करेंगे। तो एक वीडियो और बचा है, उसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।